to AS18, that is related party disclosures. What is this related party? Related party का मतलब होता है कि कंपनी का कुछ रिलेशन है, ठीक है, कंपनी का किसी भी किस्म का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, और जब किसी भी इन्फ्लुएंस वाले पर्सन के साथ आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन भी हो सकता है कि अदर देन नॉर्मल प्राइस हो, ठीक है, तो शेयर होल्डर को ये बात डिस्क्लोज करनी होगी कि आपके कंपनी में कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो कि रिलेटेड पार्टी के साथ किए गए हैं, ऐसे पर्सन के साथ किए गए हैं जिनका कुछ कंपनी के ऊपर इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो बेसिकली इस एएस में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि रिलेटेड पार्टी कौन होती है, किस तरीके के इन्फ्लुएंस को हम लोग रिलेटेड पार्टी कहते हैं, उनकी अगर रिलेटेड पार्टी है तो कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, रिलेटेड पार्टी का नाम, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन, या फिर क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है। ये प्योर एक थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है, छोटा सा और थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बात किसकी की गई है, रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर की। वेयर डू वी नीड टू मेक द डिस्क्लोजर? इन नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। सारे डिस्क्लोजर कहां होते हैं? नोट्स टू अकाउंट में होते हैं। तो वी आर स्टडिंग AS18 जिसका नाम है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पे ध्यान दीजिए। दिस इज अ फाइनेंशियल ईयर, ये एक फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। जो इन्फ्लुएंस था या रिलेशन था वो पता है कितने पीरियड के लिए था? सिर्फ इतने पीरियड के लिए। वो जो इन्फ्लुएंस था या फिर कह लीजिए रिलेशन था वो सिर्फ कितने पीरियड के लिए था? इतने पीरियड के लिए था। अगर इन्फ्लुएंस और रिलेशन पूरे फाइनेंशियल ईयर में किसी भी पीरियड के लिए था तो पता है उस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए वो लोग क्या कहलाते हैं? रिलेटेड पर्संस। दे आर कॉल्ड रिलेटेड पार्टी। यानी रिलेटेड पार्टी कब कहा जाता है? जब उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा हो। नहीं, अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में कभी भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा था तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए वो लोग क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पार्टी, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये है 31 मार्च और ये क्या है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को रिलेशन था क्या? नहीं। 31 मार्च को रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी क्या वो रिलेटेड पार्टी है और डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही थी। आइए पढ़ते हैं। AS18 prescribes the requirement for disclosure of related party relationship and transaction between the reporting enterprise and its related parties. क्या चीज की डिस्क्लोजर चाहता है वो? कहता है कि रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप पता चले और क्या पता चले? ट्रांजैक्शन बिटवीन द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड इट्स रिलेटेड पार्टीज। मतलब जितनी भी रिलेटेड पार्टी हैं क्या रिलेशन है, ये बात का डिस्क्लोजर होना चाहिए और उनके साथ क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं वो भी डिस्क्लोजर होना चाहिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड अप्लाई टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ईच रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एज ऑल्सो टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बाय अ होल्डिंग कंपनी। क्या कह रहा है? सभी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये स्टैंडर्ड लगेगा और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होल्डिंग कंपनी बनाती है उस पे भी ये लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकते हो तब तो आप जबरदस्त तरीके से रिलेटेड हो। बताइए, एक कंपनी का दूसरी कंपनी में 50% ज्यादा शेयर है तो क्या वो दोनों कंपनी रिलेटेड हैं? बिल्कुल रिलेटेड है। वो तो होल्डिंग सब्सिडरी है, वो तो रिलेटेड है ही, ठीक है। तो क्या होल्डिंग कंपनी को भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में AS18 की कंप्लायंसेस करनी होंगी? हां, उसे भी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स देने होंगे। यानी पता है होल्डिंग कंपनी के लिए सब्सिडरी कंपनी क्या है? रिलेटेड पार्टी ही है। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, अब हम जानने जा रहे हैं कि ये रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप क्या होने से बनता है। ऐसा क्या हमारे आपके बीच में हो कि हम लोग रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे?
हालांकि ये बात हमें इंडिविजुअल के टर्म्स में नहीं, कंपनी के टर्म्स में बात करना है कि एक रिपोर्टिंग कंपनी के लिए जिस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग कंपनी। ठीक है, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उस कंपनी को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग कंपनी। ठीक है, रिपोर्टिंग कंपनी के लिए कौन कौन रिलेटेड पर्सन है ये अब हम यहां पे जानने वाले हैं। रिलेटेड पार्टी oblique parties are considered to be related if at any time during the reporting period one party has the ability to control the other party। क्या कहता है, रिलेटेड पार्टी या पार्टी रिलेटेड माने जाते हैं if at any time during the reporting period, किसी भी दौरान रिपोर्टिंग पीरियड में वो लोग क्या थे, रिलेटेड। किस तरीके से, वन हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल द अदर, एक दूसरे को कंट्रोल कर सकता है। किस समय, पूरे फाइनेंशियल ईयर पर नहीं, कह रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर फाइनेंशियल ईयर में एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा था तो वो लोग पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या है, रिलेटेड। ठीक है, और एक्सरसाइजेस सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी, या फिर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस आप दूसरी पार्टी पे रखते हो। ठीक है, इन मेकिंग फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजन। ठीक है, दो चीजें कह रहा है, या तो कंट्रोल हो या फिर क्या हो, सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस हो। आपको समझाते हैं कि कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल आता है मेनली दो चीजों से। ठीक है, एक होता है अगर आप दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर रखते हो तो आपका कंट्रोल है उस कंपनी पे। दूसरा, अगर हम उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मतलब कौन डायरेक्टर रहेगा कौन नहीं रहेगा ये हम डिसाइड कर सकते हैं, तो पता है क्या है, मेरा उस कंपनी पे कंट्रोल है। तो कंट्रोल कैसे आता है, दो तरीके से। नंबर वन, बाय होल्डिंग शेयर्स ग्रेटर इज इक्वल टू 50% और बाय कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का मतलब होता है 20% से लेके 50% के बीच कहीं आपके पास शेयर है, मतलब 20 से ज्यादा हो, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं, 50 से कम, क्योंकि 50 से ज्यादा अगर आपके पास है तो फिर क्या होगा, आप कंट्रोल कर रहे हो। सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस कहां कहते हैं, 20 से ज्यादा 50 तक। 50 से जैसे ही ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का मतलब होता है 20% से ज्यादा आप शेयर होल्ड कर रहे हो, लेकिन सिर्फ शेयर होल्ड करने से क्या सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस आ जाता है, नहीं। सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस तब कहलाता है जब 20% ज्यादा आप शेयर होल्ड करते हो और साथ ही साथ आप उसके ऑपरेशनल और फाइनेंशियल डिसीजन में इंटरप्ट कर सकते हो। कोई भी ऑपरेशनल डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन कंपनी लेती है तो हम बीच में उंगली कर सकते हैं, हम कह सकते हैं ऐसे नहीं ऐसे होगा। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 20% ज्यादा शेयर होल्ड करने के बाद भी सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस नहीं है? हाँ, पॉसिबल है। सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस कब है, जब 20% ज्यादा आपके पास कंपनी में शेयर्स हैं और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इंटरप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप फाइनेंशियल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज में अपने डिसीजन भी इन्वॉल्व करा सकते हैं। अब आइए देखिए, AS18 डील्स ओनली विद द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड इन A to E बिलो। कह रहा है ये A से E जो है यही है रिलेटेड पार्टी, दैट्स ऑल। अब आइए साफ साफ बात होने जा रही है कि क्या क्या होने पे रिलेटेड पार्टी कहलाती है। ठीक है, नंबर A, एंटरप्राइज दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज कंट्रोल। तो सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल है। तो क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो कंट्रोल क्या होता है ये बात हम लोग ने समझ ही ली। कंट्रोल कैसे आता है, अगर एक कंपनी एक्स लिमिटेड है और दूसरी कंपनी वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड जो कंपनी है वो ग्रेटर इज इक्वल टू 50% क्या करती है, इक्विटी शेयर होल्ड करती है, तो क्या बोलेंगे आप, एक्स वाई को कंट्रोल करती है। ठीक है, दूसरा कंट्रोल कैसे आता है, कंट्रोल आने का दूसरा तरीका, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। मतलब कौन सा डायरेक्टर रहेगा, किसको हटाना है किसको लाना है, अगर ये कर सकती है एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के डायरेक्टर्स के साथ, तो इसका मतलब है कि एक्स लिमिटेड इज
controlling Y Limited. Now let us understand direct और indirect control. ठीक है, कहता है कि रिलेटेड पार्टी कब है, जब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे एक्स और वाई क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल. ठीक है, एक्स वाई की रिलेटेड है और वाई एक्स की रिलेटेड है. ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स वाई पे कंट्रोल करती है तो हम क्या बोलेंगे, वाई इज रिलेटेड पार्टी फॉर एक्स एंड एक्स इज रिलेटेड पार्टी फॉर वाई ऑल्सो. दोनों एक दूसरे के रिलेटेड पार्टी हैं. ठीक है, पता है एक्स को ये बात बोलनी पड़ेगी रिलेटेड पार्टी में कि वाई मेरा रिलेटेड पार्टी है. क्यों, क्योंकि वो मेरा सब्सिडरी है. और वाई बोलेगी एक्स मेरी रिलेटेड पार्टी है. क्यों, क्योंकि वो मेरी होल्डिंग है. ठीक है, द सेम गोज हियर. ये भी क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल. ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि जैसे ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड को कंट्रोल करती है, कंट्रोल क्यों आया होगा, ऊपर हम लोग ने बात पढ़ी है, या तो इसकी वजह से या फिर इसकी वजह से. अगर ऐसा हुआ है तो ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड पार्टी. दोनों एक दूसरे के रिलेटेड पार्टी है. B is related party for A and A is related party for B. आइए बात समझते हैं कुछ इनडायरेक्ट कंट्रोल पे. A limited is controlling B limited. How come A limited is controlling B limited? Either A must be having more than 50% share of B limited or A must be controlling the composition of directors of B limited. कुछ ऐसा होगा. A limited is controlling B limited and B limited is controlling C limited. आपको हमें बताना है whether A और B is related party. Yes, that's in direct control. A and B is related party. Whether B and C are related party. Yes. अब हम लोग समझ रहे हैं indirect control even A and C are related party. आई बात समझ में सबको. अगर A B को कंट्रोल कर रहा है और B C को कंट्रोल कर रहा है तो A और C भी क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पार्टी. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट कंट्रोल. ये इसको क्या बोला जाता है, दिस इज इनडायरेक्ट कंट्रोल. तो कंट्रोल डायरेक्ट होना ही आवश्यक नहीं है, इनडायरेक्ट कंट्रोल भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट बात समझिए. A limited is controlling B limited and B limited is A limited is also controlling C limited. ठीक है, A B को भी कंट्रोल कर रहा है और A C को भी कंट्रोल कर रहा है. तो बताए A और B क्या आपस में रिलेटेड है, हाँ रिलेटेड है. क्या A और C आपस में रिलेटेड है, A और C आपस में रिलेटेड है. पता है B और C भी आपस में क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पार्टी. ऐसा समझे सबको. ठीक है, ये बात तो आपको याद रखना पड़ेगा कि रिलेटेड पार्टी कैसे होते हैं. ठीक है, ए और बी की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो डायरेक्ट कंट्रोल है, आपको समझ में आ रहा है. ए और सी डायरेक्ट कंट्रोल से रिलेटेड पार्टी, इवन बी और सी भी क्या होंगे, रिलेटेड पार्टी. मतलब यहां पे क्या हम समझाना चाह रहे हैं, अगर एक ही होल्डिंग कंपनी की दो सब्सिडरी हैं, 4 सब्सिडरी हैं, तो वो सारी सब्सिडरी भी आपस में क्या है, रिलेटेड. होल्डिंग और सब्सिडरी में तो रिलेशन है ही, वो आपस में सब्सिडरी भी क्या कहलाएंगी, रिलेटेड पार्टी. ठीक है, और देखिए A limited is controlling B limited as well as C limited and C limited is controlling D limited. ठीक है, चलिए हमको बताइए क्या A और B रिलेटेड है, अभी तक जितना पढ़ा उसके हिसाब से. हाँ, A और C रिलेटेड है, C और D रिलेटेड है. हाँ, ये जो एरो दिख रहा है इसका मतलब है होल्डिंग. C is controlling D. तो C और D रिलेटेड है. क्या A और D रिलेटेड है, पढ़ाया है ये बात हमने, A और D रिलेटेड है. हाँ, ये बात बताइए, A C को कंट्रोल करता है और C D को कंट्रोल करता है, तो A किसको कंट्रोल करता है, D को भी कंट्रोल करता है. ऐसा बताया कि नहीं, A C को कंट्रोल करेगा,
सी डी को कंट्रोल करेगा, तो ए किसको कंट्रोल करेगा? डी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब जो यहां पे नया सीखने वाले हैं वो सीखिए, यहां पे बी और डी भी आपस में क्या है? रिलेटेड पार्टी। क्या बी और सी रिलेटेड पार्टी हैं? बी और सी रिलेटेड पार्टी हैं? बी और सी हैं? हाँ, ये बात पहले ही पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट समझिए, A is controlling B, is also controlling C, and B is controlling D, and C is controlling E. Are D and E related party? Yes, D and E are also related party. ठीक है, तो हमको रिलेटेड पार्टी का पॉइंट नंबर ए समझ में आ गया कि व्हाट इज दिस रिलेटेड पार्टी। तो इंटरप्राइज दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएट्स कंट्रोल और आर कंट्रोल्ड बाय और अंडर कॉमन कंट्रोल। ठीक है, हम सारी बात बता चुके हैं, कंट्रोल्ड बाय और अंडर कॉमन कंट्रोल। कॉमन कंट्रोल का मतलब पता है, ए बी को भी कंट्रोल कर रही है, सी को भी कंट्रोल कर रही है, तो बी और सी क्या है? कॉमन कंट्रोल में है, इसलिए बी और सी भी क्या है? रिलेटेड पार्टी। With the reporting enterprise, this includes holding company, subsidiary company and fellow subsidiaries. Fellow subsidiaries क्या है? ये वाली सिचुएशन, ये फेलो सब्सिडरी है। ठीक है, बी और सी ए की सब्सिडरी है, डी और ई ए की क्या है? फेलो सब्सिडरी। नाउ बी पॉइंट, एसोसिएट्स इन ज्वाइंट वेंचर, ये भी रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। एसोसिएट्स क्या होता है? एसोसिएट्स उन्हें कहा जाता है जिनके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है। एसोसिएट किसे कहते हैं? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है। एसोसिएट्स दोज कंपनी इन विच वी हैव substantial interest. Those company in which we have substantial interest. What is substantial interest? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है ग्रेटर इज इक्वल टू 20% वोटिंग पावर। 20% या उससे अधिक अगर मेरा किसी कंपनी में, किसी भी एंटिटी में वोटिंग पावर है, तो वो मेरी क्या कहलाएगी? एसोसिएट। तो अब दूसरी बात आपको बता रहा है, कह रहा है एसोसिएट्स भी रिलेटेड पार्टी है। तो जिस कंपनी में हम 50% ज्यादा शेयर होल्ड कर रहे हैं, वो मेरे कंट्रोल में है, क्या वो मेरी रिलेटेड पार्टी है? यस। नंबर 2, जिसका 20% ज्यादा शेयर रखे हैं वो मेरी एसोसिएट है, और क्या वो भी मेरी रिलेटेड पार्टी है? यस, वो भी रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, थर्ड, ज्वाइंट वेंचर्स बोल रहा है। व्हाट इज ज्वाइंट वेंचर? जिनके साथ आप ज्वाइंट वेंचर्स कर रहे हैं, एंड ज्वाइंट वेंचर्स ऑफ द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज एंड द इन्वेस्टिंग पार्टी, और वेंचर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग इंटरप्राइज इज एन एसोसिएट और अ ज्वाइंट वेंचर। क्या कहता है? ज्वाइंट वेंचर ऑफ द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज, ठीक है, एंड द इन्वेस्टिंग पार्टी। आई एम ए लिमिटेड, एक दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर किया है, एक काम ये लोग साथ में कर रहे हैं। ठीक है, 50-50 रेशियो है दोनों का। ठीक है, तो ये ज्वाइंट वेंचर और ए लिमिटेड क्या है? रिलेटेड पार्टी। हालांकि बी लिमिटेड से कोई संबंध नहीं है हमारा, लेकिन बी लिमिटेड के साथ मिलकर हम एक ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। ज्वाइंट वेंचर का नाम है, मान लीजिए, ए बी फॉर्म्स।
ठीक है, तो ये ए बी फर्म्स इज रिलेटेड पार्टी टू ए। क्या ये रिलेटेड पार्टी बी की भी है? हाँ, बी भी रिपोर्टिंग इंटरप्राइज बनेगा, ये भी बोलेगा कि ये जेवी क्या है, मेरी रिलेटेड पार्टी। ठीक है, यहां तक बात। अभी तक बात कॉर्पोरेट लेवल पे हो रही थी। अब सी पॉइंट पे आएंगे तो इंडिविजुअल बेसिस पे बात होगी। इंडिविजुअल, यहां पे कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करता है तो वो इंडिविजुअल क्या है उसके लिए? रिलेटेड पार्टी। देखिए यहां पे क्या बात हो रही है सी पॉइंट में। एन इंडिविजुअल यानी कि मिस्टर एक्स, अभी तक हम एक्स की बात नहीं कर रहे थे, आई वाज टॉकिंग एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड इज एन इंडिविजुअल एंड द अदर कंपनी नेम इज एक्स लिमिटेड। ठीक है, एक्स लिमिटेड इज होल्डिंग ग्रेटर इज इक्वल टू 20% शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड के लिए ये मिस्टर एक्स कौन है? रिलेटेड पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट डी पॉइंट, की मैनेजमेंट पर्सनल एंड रिलेटिव ऑफ सच पर्सनल। जो की मैनेजमेंट पर्सनल है कंपनी के, वो रिलेटेड पार्टी है कंपनी के। की मैनेजमेंट पर्सनल मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स जो मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, की मैनेजमेंट पर्सनल और रिलेटेड पार्टी। की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ एक्स लिमिटेड है ये। ठीक है, और ये रही कंपनी एक्स लिमिटेड, इनके लिए ये क्या है? रिलेटेड पार्टी। ठीक है, और तो और ये रहे की मैनेजमेंट पर्सनल के रिलेटिव। की मैनेजमेंट पर्सनल मतलब कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पार्टी। और डायरेक्टर्स की वाइफ जो है वो भी कंपनी की रिलेटेड पार्टी। ठीक है, एक बात बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? बस ये सोचिए कि वो कंपनी जो है वो अपने डायरेक्टर के साथ जो ट्रांजैक्शन करता हो वो नॉर्मल प्राइसेस पे ना करता हो। बिल्कुल, वही डायरेक्टर तो कंपनी को चला रहा है, तो हो सकता है वो जब कंपनी से कुछ खरीदता है तो क्या कर लेता हो? सस्ते में माल खरीद लेता हो। क्या ये जानकारी शेयर होल्डर को चाहिए कि नहीं चाहिए? वो जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कंपनी से रिलेटेड है और उनके साथ क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। बेसिकली इन ऑर्डर टू नो कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ सही चल रही है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी क्या कर रही है? रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रही है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी की जो रेवेन्यू है वो क्या हो रही है? कम हो जा रही है बिकॉज ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों का कंपनी पे इन्फ्लुएंस है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। ठीक है, ये जानना चाहते हैं शेयर होल्डर, इसलिए ये स्टैंडर्ड कहता है AS 18 की ऐसी डिस्क्लोजर मैंडेटरी आपको करनी पड़ेगी। की मैनेजमेंट पर्सन के जो रिलेटिव हैं, ठीक है, ये भी एक्स लिमिटेड के लिए क्या है? रिलेटेड पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंटरप्राइज ओवर विच एनी पर्सन डिस्क्राइब्ड इन सी और डी। कह रहा है सी और डी में जिन लोगों की हमने बात की है, एंटरप्राइज ओवर विच एनी पर्सन डिस्क्राइब्ड इन सी और डी। और सी और डी में किसकी बात की है? सी में बात की है वो इंडिविजुअल जिसके पास सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है। ठीक है, सी में बात की है उस पर्सन की जिसके पास 20% से अधिक शेयर है। और डी में किसकी बात की है? की मैनेजमेंट पर्सन की। ठीक है, कहता है कि एंटरप्राइज ओवर विच एनी पर्सन डिस्क्राइब्ड इन सी और डी इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस। This includes enterprise owned by director or major shareholder of the reporting enterprise and enterprises that have many member of key management in common with the reporting enterprise. क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है मिस्टर एक्स, अभी हमने आपको बताया था ना कि मिस्टर एक्स के पास ग्रेटर इज इक्वल टू 20% शेयर है किसके? ए लिमिटेड के। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर मिस्टर एक्स का
ग्रेटर इज इक्वल टू 20% शेयर किसमें है? बी लिमिटेड में भी, ठीक है। तो ये ए और बी लिमिटेड दोनों आपस में क्या है? रिलेटेड पर्सन। ठीक है। और एक बात कह रहा था कि अगर कोई की मैनेजरियल पर्सन है, मतलब पॉइंट नंबर उसने डी को भी हाईलाइट किया, वो क्या कहना चाहता है कि मिस्टर एक्स तो डायरेक्टर है किसमें? ए लिमिटेड में, ठीक है। और मिस्टर एक्स ग्रेटर इज इक्वल टू 20% शेयर रखता है किसमें? बी लिमिटेड में। तो भी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या है? रिलेटेड पार्टी। तो यहां पे यही कह रहा था वो कि अगर कोई सी और डी वाला पर्सन है, मतलब 20% शेयर होल्ड करता है या फिर डायरेक्टर है, और किसी दूसरी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, तो वो लोग भी आपस में क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पार्टी। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है यहां तक? तो क्या क्या हम लोग ने पढ़ा, जल्दी बताइए। नंबर ए पॉइंट क्या था? होल्डिंग सब्सिडी क्या है आपस में? रिलेटेड। तो होल्डिंग और सब्सिडी डायरेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल और इनडायरेक्ट कंट्रोल दोनों में क्या है? रिलेटेड पार्टी। बी में क्या पढ़ा? एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर, रिलेटेड पार्टी। सी में क्या पढ़ा? इंडिविजुअल अगर 20% ज्यादा शेयर रखता है किसी कंपनी में तो वो क्या है? रिलेटेड पार्टी। डी में क्या पढ़ा? डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स कंपनी के लिए क्या है? रिलेटेड पार्टी। लास्ट पॉइंट में क्या पढ़ा कि अगर हम एक कंपनी में डायरेक्टर हैं और दूसरी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो दोनों कंपनी आपस में क्या है? रिलेटेड पार्टी। अगर एक में मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और दूसरे में भी मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो दोनों कंपनी आपस में क्या है? रिलेटेड पार्टी। ठीक है। एक बात बताइए, क्या मिस्टर एक्स दोनों कंपनियों के लिए रिलेटेड पार्टी है? मिस्टर एक्स ए के लिए रिलेटेड पार्टी है? हाँ है। ये बात कहां लिखी थी? पॉइंट नंबर डी में। क्या मिस्टर एक्स और बी रिलेटेड पार्टी है? हाँ, ये बात कहां लिखी थी? पॉइंट नंबर सी में। ठीक है, सी में ये बात लिखी थी, डी में ये बात लिखी थी, और ई में क्या बात लिखी है? ये बात लिखी है कि वो दोनों कंपनी भी आपस में क्या है? रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट बात आपको बताएं कि यहां डायरेक्टर का मतलब डायरेक्टर इन प्रोफेशनल कैपेसिटी नहीं होता। ये मैनेजमेंट पर्सनल में डायरेक्टर्स इन प्रोफेशनल कैपेसिटी नहीं आते। हुआ डायरेक्टर इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, कंपनी ने हमें सिर्फ मीटिंग में बैठाया है ताकि हम उनकी मीटिंग में जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसे ध्यान से सुने, और अगर कहीं भी वो गलत डिसाइड कर रहे हैं तो हम उनकी हेल्प करें लीगल एक्ट पॉइंट से। ठीक है, कि अगर कोई भी वो डिसीजन ले रहे हो तो हो सकता है लीगली वो सही ना हो। ठीक है, तो कहीं कोई किसी कानून की कोई नॉन कंप्लायंस ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मीटिंग में हमें बैठा रखा है। दे हैव मेड मी डायरेक्टर, दैट इज पार्ट टाइम डायरेक्टर। पता है हम कैसे डायरेक्टर हैं? इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। हम डायरेक्टर इन द कंपनी इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। जैसे अमिताभ बच्चन किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो बताए वो डायरेक्टर कैसे हैं? डायरेक्टर ओनली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। ठीक है, आजकल जितनी भी कंपनियां होती है ना जो अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाती है उनको पार्ट टाइम डायरेक्टर भी बना लेती है, उनको मीटिंग वगैरह में भी बैठाती है ताकि कंपनी की सारी जानकारियां इनको भी रहें और कंपनी के डिसीजन में ये क्या करें? पार्टिसिपेट भी करें। ठीक है, तो ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस ये सब पार्ट टाइम डायरेक्टर बनते हैं किसी भी कंपनी में एज एन ब्रांड एम्बेसडर, तो ये लोग क्या है? डायरेक्टर्स इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। ठीक है, क्या ये रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे? नहीं, दे आर नॉट कॉल्ड रिलेटेड पार्टी। ये बात याद रखिएगा। तो एक बात हम लिखवा भी दे रहे हैं आपको, डायरेक्टर्स इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, डायरेक्टर्स इन प्रोफेशनल कैपेसिटी इज नॉट रिलेटेड पार्टी। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा दें। एग्जाम्पल मतलब सीए है कोई, ठीक है, या फिर हम लिखवा देते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस। जैसे आपको याद रखने के लिए रखिएगा कि एक्टर जैसे सलमान खान यात्रा में क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन डाबर कंपनी के पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं। ठीक है, वो डाबर च्यवनप्राश का ऐड भी करते हैं। तो एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन। ठीक है, किसी कंपनी ने हमें राज अग्रवाल इनको डायरेक्टर बना लिया। ठीक है, तो आई एम डायरेक्टर इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। और ध्यान दीजिएगा,
आई वोंट बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी फॉर द कंपनी। कंपनी को मेरे साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन्हें रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहां तक आइए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ AS 18 द फॉलोइंग आर डीम्ड नॉट टू बी रिलेटेड पार्टीज। अब ये AS सिर्फ इतना ही नहीं बताता क्या रिलेटेड पार्टी है, ये 5 पॉइंट तो बता ही दिया। अब कुछ रिलेशन ऐसा है जो लोगों को प्राइमा फेसी लगता है कि रिलेटेड कहलाना चाहिए, तो AS कह रहा है कि हम आपकी गलतफहमी दूर कर देते हैं, ये लोग रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, नॉट टू बी रिलेटेड पार्टीज। टू कंपनीज सिंपली बिकॉज दे हैव अ डायरेक्टर इन कॉमन। ठीक है, कह रहा है कि एक डायरेक्टर कॉमन है दो कंपनी में, इसका मतलब ये रिलेटेड पार्टी है नहीं। मतलब मिस्टर एक्स इज डायरेक्टर इन ए लिमिटेड, इज डायरेक्टर इन बी लिमिटेड। ठीक है, क्या ए लिमिटेड और बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है? कहता है नो, नॉट रिलेटेड पार्टी। क्लियर हो गई बात? एक बात बताइए, क्या बी लिमिटेड के लिए मिस्टर एक्स रिलेटेड पार्टी है? जल्दी बोलिए। हाँ, की मैनेजमेंट पर्सनल रिलेटेड पार्टी होते हैं। अच्छा, ए लिमिटेड के लिए एक्स रिलेटेड पार्टी है? हाँ, ए लिमिटेड हो या बी लिमिटेड हो, ये लोग मिस्टर एक्स को रिलेटेड पार्टी कहेंगे, लेकिन ए बी आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाएंगे। अच्छा, हम थोड़ा सा चेंज करें, इसमें क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। मिस्टर एक्स ए लिमिटेड में तो डायरेक्टर है, लेकिन मिस्टर एक्स बी लिमिटेड में 20% ज्यादा शेयर रखता है। अब ए भी रिलेटेड हो जाएंगे, ये ऊपर वाला केस आ गया फिर। ठीक है, तो यहां पे ये लोग रिलेटेड पार्टी नहीं है। अनलेस द डायरेक्टर इज एबल टू अफेक्ट द पॉलिसीज ऑफ बोथ द कंपनीज इन देयर म्यूचुअल डीलिंग। लेकिन अगर ऐसा है कि आपस में ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की जो भी डीलिंग होती है उसको कौन इंफ्लुएंस कर सकता है? सारे डिसीजन उससे रिलेटेड कौन ले रहा है? वही कॉमन वाला डायरेक्टर। बाकी और भी तो डायरेक्टर हैं उस कंपनी में, लेकिन इन दोनों कंपनियों के बीच के आपस के ट्रांजैक्शन का डिसीजन सारा कौन लेता है? वो जो कॉमन डायरेक्टर है वो लेता है। तब कह रहा है ये लोग रिलेटेड पार्टी हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी पॉसिबल है जब यही कॉमन डायरेक्टर क्या करता है? म्यूचुअल डीलिंग के डिसीजन लेता है। इफ दिस डायरेक्टर इज टेकिंग all the decision of mutual dealing between A limited and B limited, then A limited and B limited will be called related parties. B, a single customer। अब देखिए क्या है, आप मेरे सिंगल कस्टमर हो, एक ही कस्टमर हो मेरी कंपनी में। ठीक है, एक बात बताइए, आपका जबरदस्त मेरे ऊपर इंफ्लुएंस होगा कि नहीं? आप हर समय हमें क्या करते होगे? हड़काते रहते होगे। ठीक है, अकेलौते कस्टमर हो, आपके अलावा कोई दूसरा कस्टमर ही नहीं है मेरा। सारा माल सड़ा रह जाएगा अगर आप नहीं लेके जाओगे तो। ठीक है, तो क्या इसकी वजह से ये कहा जाएगा कि हम लोग रिलेटेड पार्टी हैं? कह रहे हैं नहीं, एक सिंगल कस्टमर है आपकी कंपनी का, ठीक है, इसकी वजह से रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाएगा। एक सिंगल सप्लायर है, पता है सारा रॉ मटेरियल हम किनसे खरीदते हैं? इनसे। तो इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं इनका? हाँ, इन्फ्लुएंस तो पक्का होगा, लेकिन कह रहा है कि इसको रिलेटेड पार्टी नहीं कहा जाता है। ठीक है, फ्रेंचाइजर। ठीक है, अगर हम अपना ब्रांड नेम यूज करने देते हैं किसी को, ठीक है, तो निश्चित है वो मेरे कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ही चलता होगा। मेरा ब्रांड नेम यूज कर रहा है, ठीक है, आई कैन टेक अवे माई ब्रांड नेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्या हम उसको इन्फ्लुएंस करते हैं? हाँ, कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन क्या इसको रिलेटेड पार्टी कहा जाएगा? नहीं। ठीक है, तो फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है। मेरा एक सिंगल कस्टमर है इसलिए वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। सप्लायर सिंगल है इसलिए रिलेटेड पार्टी नहीं है। क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे रिलेटेड पार्टी हैं? कह रहे हैं नहीं। जनरल एजेंट विथ होम एंड इंटरप्राइज ट्रांजेक्ट अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। एक एजेंट है जो मेरा बड़ा टर्नओवर उसी की वजह से होता है। मतलब 500 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं तो वो इकलौता एजेंट 400 करोड़ का टर्नओवर कराता है मेरी कंपनी का, वही माल बिकवा देता है उस एजेंट की वजह से। क्या वो इन्फ्लुएंस करता होगा? पक्का इन्फ्लुएंस तो कर ही रहा है, लेकिन क्या वो रिलेटेड पार्टी कहलाएगा? क्या उसके साथ जो ट्रांजैक्शन उसे हमें रिपोर्ट करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। मेयरली बाय वर्च्यू ऑफ रिजल्टिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंस। कह रहा है कि ये सब क्या होता है कि हम दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत हद तक। ये इकोनॉमिक डिपेंडेंस जरूर है, ठीक है, अगर आप मेरे इकलौते कस्टमर है तो हम आप पे डिपेंडेंट हैं, आप मेरे इकलौते सप्लायर हम आप पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन
ऐसा होने से हम रिलेटेड पार्टी नहीं है एज पर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। The parties listed below in the course of their normal dealing with the enterprise by virtue of only those dealings, although they may circumscribe the freedom of action of the enterprise or participate in its decision-making process. Provider of finance. देखिए, अगर हमें कोई बहुत पैसा दिया हुआ है तो बताएं मेरे सर पे चढ़ा रहता होगा हर समय, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम 1 करोड़ रुपए का धंधा कर रहे हैं जिसमें से 80 लाख रुपए किसी ने लगा रखे हैं, तो वो हर समय मेरे सर पे नाचता होगा कि नहीं? नाचता होगा। क्या वो हमें इन्फ्लुएंस करता होगा? हां, बैठा के बल्कि मेरी क्लास लगाता होगा हर समय, अगर कोई भी गलत डिसीजन ले लेते होंगे, ठीक है। लेकिन क्या हम रिलेटेड पार्टियों से कहेंगे? कह रहे नहीं। ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन क्या होता है? व्यापार मंडल, ठीक है। देखिए, व्यापार मंडल भी कुल मिला के डिसीजन लेते हैं, ठीक है, जिसके तहत क्या होता है, एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि व्यापार मंडल मिलकर डिसाइड कर लेता है कि देखिए हम लोग कोई भी व्यापारी, सब एक ही काम कर रहे हैं, हम लोग कोई भी व्यापारी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 100 रुपए से नीचे नहीं बेचेंगे। आइए मिलकर हम लोग क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग आपस में ही अपना मार्केट खराब कर रहे हैं। हम ही 10 लोग बेचने वाले हैं, एक दूसरे को काटने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे गिर जाते हैं। हम 100 से नीचे हम लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो क्या मेरे डिसीजन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ट्रेड यूनियन की वजह से? हां, लेकिन क्या वो रिलेटेड पार्टी कहलाएगा? नहीं। पब्लिक यूटिलिटीज, व्हाट इज दिस पब्लिक यूटिलिटीज? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कहलाते हैं पब्लिक यूटिलिटीज, ठीक है। अब पता है हम वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों के लिए जिस पे डिपेंडेंट है, ऐसे समझ लीजिए ये सब एक मेजर रिक्वायरमेंट है मेरी इंडस्ट्री की, ठीक है। मेरा जितना खर्चा होता है ना, उसमें से 70% खर्चा बिजली का खर्चा है। मेरा पीएल उठा के देख लीजिए, सारे एक्सपेंसेस की टोटल में से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी हटा दीजिए तो 70% हट जाएगा, ठीक है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर कॉल्ड पब्लिक यूटिलिटीज एंड दिस कंप्राइजेस माई मेजर एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब आई एम मेनली डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। तो एक बात बताइए, क्या इनकी वजह से हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? हां, ठीक है। बिजली का भाव बढ़ जाता है, पानी का भाव बढ़ जाता है तो हम इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। लेकिन क्या ये मेरे रिलेटेड पार्टी है? बिल्कुल नहीं। हम आपको समझाना जो चाहते हैं, गवर्नमेंट ये समझाना चाह रही है कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, यहां पे भी आपको इन्फ्लुएंस दिखेगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। रिलेटेड पार्टी वही A to E जो बताए थे वही है, वो रट लेना है, वही है रिलेटेड पार्टी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बॉडीज, क्या गवर्नमेंट की बॉडी से इंफ्लुएंस है? हाँ बिल्कुल है। इनकम टैक्स लेने चले आते हैं, जीएसटी लेने चले आते हैं, मेरे बिजनेस में घुसे ही हुई है गवर्नमेंट पूरी तरीके से, ठीक है। जब पैसे आते हैं तो जीएसटी चला जाता है, जब खर्चे वर्चे काट के कुछ बचते हैं तो इनकम टैक्स चला जाता है। तो गवर्नमेंट तो मेरे बिजनेस में पूरी तरीके से घुसी ही हुई है, इन्फ्लुएंस है, जबरदस्त इन्फ्लुएंस है, ठीक है। लेकिन क्या हम गवर्नमेंट को रिलेटेड पार्टी कहेंगे? नहीं। Related party disclosure requirement as laid down in AS 18 do not comply in circumstances where providing such disclosure would conflict with the reporting enterprise duty of confidentiality. कह रहा है कि अगर ये रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करना, आप कॉन्फिडेंशियलिटी की ड्यूटी थी आपकी, पता है वो रिलेटेड पार्टी के बारे में आपको बताना नहीं था, ये किसी कानून में लिखा है, ये आपका इसके साथ संबंध है, ये बात किसी कानून में लिखी हुई थी, आपको बताना नहीं था। तो क्या AS 18 की बात मानते हुए हम रिलेटेड पार्टी में उसको डिस्क्लोज कर दें? कह रहे हैं नहीं। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी, आपकी ड्यूटी है कॉन्फिडेंशियलिटी, वो बात छिपानी थी, ठीक है। छुपानी थी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग आपस में तय किए थे छुपाना है, हमारा आपस का तय नहीं है, किसी कानून में रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैट्यूट और बाय ए रेगुलेटर। मतलब ऐसा समझिए, किसी कानून के तहत हमें आपके बारे में, ठीक है, हम आपके बीच में रिलेशन है, रिलेटेड पार्टी है हम लोग, लेकिन किसी कानून के तहत हमें आपका डिस्क्लोजर नहीं देना था, नियमतः वो डिस्क्लोजर नहीं देना था। तो क्या AS 18 की बात हम मानेंगे? कहता है नहीं, मत मानिएगा, ठीक है। अब आपको यहां पे डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड इंटरप्राइज। स्टेट कंट्रोल्ड इंटरप्राइज का मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंटरप्राइजेस, ठीक है।
कह रहे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंटरप्राइजेस में रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप नहीं बताई जाएगी, क्योंकि एक स्टेट कंट्रोल्ड इंटरप्राइजेस का दूसरे स्टेट कंट्रोल्ड इंटरप्राइजेस से निश्चित ताल्लुकात होता है। ठीक है, कह रहा है कि वहां पे रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर की आवश्यकता नहीं है, नो डिस्क्लोजर। तो रिलेटेड पार्टी क्या होती है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिलेटेड पार्टी? ए टू ई पॉइंट में जो पढ़ा हमने कि अगर इस तरीके का रिलेशन है तो आप क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पार्टी। व्हाट इज रिलेटेड पार्टी? ट्रांजैक्शन। इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, व्हाट इज ट्रांजैक्शन? सेल, परचेज, एसेट जाना एक दूसरी कंपनी में, ठीक है, या फिर लाइबिलिटीज का इधर उधर घूमना, ये सब क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं एएस 18 में, उसको हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। व्हाट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स और ऑब्लिगेशन। व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स का मतलब होता है एसेट और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लाइबिलिटी। अगर एसेट और लाइबिलिटीज का ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट अ प्राइस इज चार्ज। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब प्राइस चार्ज किया जाता है तो उसी को ट्रांजैक्शन नहीं कहते हैं। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कुछ भी गया, प्राइस चार्ज किया गया या नहीं किया गया, वो क्या कहलाएगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है ये बात? तो वेदर और नॉट अ प्राइस इज चार्ज्ड। नॉर्मली ये ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? नॉर्मली तो हम परचेज और सेल के ट्रांजैक्शंस की ही बात करते हैं। जो ज्यादा देखने को मिलता है ट्रांजैक्शन, वो क्या होता है? परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शन। ठीक है, हालांकि डेफिनेशन क्या है? एनी मूवमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, स्टॉक देंगे तो भी क्या है? एसेट जा रहा है। ठीक है, तो एनी मूवमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, बिटवीन दीज रिलेटेड पार्टीज विल बी कॉल्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, वेदर और नॉट प्राइस इज चार्ज्ड। उसके बाद कंट्रोल की डेफिनेशन है, ये आपको पता है, आई वोंट रीड इट आउट अगेन हियर द कंट्रोल की डेफिनेशन। कंट्रोल क्या होता है? बहुत सिंपल टर्म्स में आपको मालूम है, कंट्रोल का मतलब होता है 50% या उससे ज्यादा का शेयर होल्ड करना, मोर देन 50% शेयर होल्ड करना, और या फिर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना। ठीक है, वही बात यहां पे पूरी लिखी हुई है, दिस आर ऑल द सेम थिंग। ठीक है, disclosure. Now let's study कि what disclosures are required. आपको नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी लिखना पड़ेगा। दिस इज द डिस्क्लोजर, नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी। ठीक है, नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, रिलेटेड पार्टी से क्या रिश्ता है ये बताना पड़ेगा। जैसे हमको ऐसे नाम बताना पड़ेगा, राम, मिस्टर राम, ये रिलेटेड पार्टी है। फिर दूसरा रिश्ता क्या है? ये मेरा डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर के हस्बैंड है। ठीक है, इस तरीके से तो आपको नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी बताना है और रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप बताना है। वेयर कंट्रोल एग्जिस्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट देयर हैज बीन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज। अब आपको हम ये बता रहे हैं, अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो रिलेटेड पार्टी का नाम और रिलेशन बताना है, नाम और रिश्ता बताना है। और रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है तो नाम, रिश्ता और ट्रांजैक्शन, तीन डिटेल देनी है। रिपीट करें अपनी बात, अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो भी क्या रिलेटेड पार्टी की डिस्क्लोजर करनी है? हाँ, तब बताना है रिलेटेड पार्टी कौन कौन है और रिश्ता क्या क्या है। नहीं हुआ है ट्रांजैक्शन तो भी ए टू ई जो आपने पढ़ा था वो डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। अगर ट्रांजैक्शन नहीं है तो भी नाम और रिलेटेड पार्टी बताने पड़ेंगे। और अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो नाम बताएंगे, रिश्ता बताएंगे और इतनी बात और बताएंगे, इतनी बात। ठीक है, ये क्या है? ट्रांजैक्शन के बारे में। इफ देयर हैड बीन, यहां पढ़ रहे हैं, इफ देयर हैड बीन ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग। तो आपको ये और डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी एंड रिलेशनशिप विद द रिलेटेड पार्टी हैज टू बी डिस्क्लोज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट whether there is a transaction or there is no transaction. But in case there is a transaction, you need to add the following disclosures more. पहला, the name of transacting relating party, name of the transacting relating party, description of the relationship between the parties.
तो ये तो हमको देना ही देना है अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो। उसके बाद देखिए अब ट्रांजैक्शन की बात करेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कैसा ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन ईदर एज एन अमाउंट और एज एन एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बताओ, 5 लाख रुपया क्या हुआ है, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में ऐसे बताएंगे आप, वेदर इट इज सेल, परचेज, क्या किए हो आप, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन का मतलब रुपीज बताओ, कितने रुपए का किए हो, ठीक है। एनी अदर एलिमेंट, कुछ और भी बताओ, किस बात के लिए, फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ और बात। कुछ और बात का मतलब एट नॉर्मल प्राइस हुआ है, मतलब कुछ और बातें बताओ, या फिर एट रिड्यूस्ड प्राइस हुआ है, ये बताना होगा। ठीक है। अच्छा आपको बताएं, एक बार पहले भी हमने ये क्लास ली थी तो हमने ये ऐसे ही बोला था, एनी अदर एलिमेंट का मतलब एट नॉर्मल प्राइस, एट रिड्यूस्ड प्राइस। तो बच्चे ने क्वेश्चन कर लिया था, तो हम आपको बता दें वो क्वेश्चन क्या था। आप अंदाज लगा पाओगे कि उस बच्चे का क्वेश्चन क्या होगा। ओवर प्राइस। उसने पूछा सर ये बताइए सर, ओवर प्राइस भी तो एक हो सकता है कि ओवर प्राइस पे दिया हो तो वो भी रिपोर्ट करें। हमने कहा कि देखो, धंधा चले ना चले, रिश्तेदारी तो चलनी चाहिए ना। रिलेटिव के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनको 100 रुपए का माल या तो 90 में देते हैं या 100 रुपए का देते हैं, अपने रिश्तेदारों को ही ठग लोगे। इतना तो अभी बनाने वाले ने भी नहीं सोचा एएस कि अब ऐसा भी जमाना आ जाएगा कि रिश्तेदारी भी तुम मिटा दोगे, ठीक है। तो पर्पस जो है वो रहने दो। तो एनी अदर एलिमेंट का मतलब यहां पे ये है कि अगर आपने कम में बेचा है उनको, नॉर्मल रेट पे बेचा है, तो ये बात बताइए, ठीक है। ठगी थोड़ी ना कर देंगे, ठीक है। हाँ, परचेज के केस में क्या होगा, ओवर प्राइस कर लिए हो, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी से खरीद रहे थे तो ओवर प्राइस खरीद लिए, ठीक है। या फिर क्या किए, नॉर्मल प्राइस पे, जो भी है बताइए, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। 6 पॉइंट क्या है, उसके रिस्पेक्ट में अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिलेटेड पार्टी को हम सेल किए ना, तो रिलेटेड पार्टी तो पैसा कहां दे रहा है। जैसे कंपनी ने डायरेक्टर को सेल किया है और वही कंपनी का डायरेक्टर है, डायरेक्टर पैसे ही नहीं दे रहा है, कोई कुछ बोलेगा क्या, नहीं। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बात बोलेगी, हां बोलना पड़ेगा उसको। अब शेयर होल्डर हिसाब ले लेंगे फिर डायरेक्टर से, अच्छा नौटंकी की हो तुम, तो खुद ही कंपनी से माल लेके चले गए, पैसे भी वापस नहीं दे रहे हो कंपनी को। बात समझ में आ रही है, इसीलिए डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये सब रिलेटेड पार्टी, इनके ट्रांजैक्शन में बड़ा हेराफेरी होता है, ठीक है। अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटर्न बैक इन द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्ट ड्यू फ्रॉम और टू द रिलेटेड पार्टीज, कितना पैसा राइट ऑफ कर दिया गया है, ये सब भी बहुत तेज चलता है। कंपनी ने डायरेक्टर को माल दिया और फिर उसके बाद बैड डेप्ट राइट ऑफ कर दिया उनका। अरे तुम डायरेक्टर हो के अपना बैड डेप्ट राइट ऑफ करा देते हो कंपनी में, पैसे भी नहीं देते हो कंपनी को, हद कर दिए हो। अब आइए हम आपको समझाते हैं, हम आपको एक रियल पिक्चर दिखाते हैं कि मार्केट में क्या होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि इस एएस की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी तक हम लोग थ्योरेटिकल बात कर रहे थे तो शायद वो आपको बात दिखी नहीं जिसलिए ये है, ठीक है। आइए हम आपको समझाते हैं क्या होता है। एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। एक बड़ी कंपनी है, एज ए रिलायंस कंपनी है, ठीक है, एक बड़ी कंपनी है, दिस इज अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। इसके मिस्टर ए एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर क्या कहिए, एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ऐसे समझ लीजिए अंबानी जी हैं, ठीक है। मिस्टर ए का इस कंपनी में पता है कितना शेयर है, इनका 20% शेयर है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये पब्लिक कंपनी अगर 100 करोड़ रुपए कमाती है तो 20 करोड़ रुपए किसका है, मिस्टर ए का। जितने परसेंटेज के हम मालिक है उतना प्रॉफिट हमारा है, लेकिन हां 100 करोड़ कमाती है तो 20 करोड़ रुपए ही मिस्टर ए का है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या होता है, ये कंपनी धंधा क्या करती है। ये एबीसी लिमिटेड एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी से माल परचेज करती है और वाई लिमिटेड नाम की कंपनी को सेल करती है। कैसे करती है ये बता दें, 100 रुपए का माल इससे खरीदती है
और 200 रुपए का इसको माल बेचती है, यही इसका प्रॉफिट है। और ये कंपनी भरपूर कमाती है, बड़ी कंपनी है, ठीक है। मिस्टर एन जो इनके डायरेक्टर हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। एक दूसरी कंपनी है जिसमें इनका 100% शेयर है, उस कंपनी का नाम क्या है, ए लिमिटेड, ठीक है। अंबानी जी की अपनी एक कंपनी है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, जिसमें 100% शेयर उन्हीं का है, ठीक है। उनका, उनकी वाइफ का मिला के शेयर है, ठीक है। जब 100% कह रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि आप कहेंगे कि सर एक से अधिक पर्सन होंगे इस कंपनी में, तो ठीक है, मतलब कहना चाहते हैं ए खुद का है, उनकी वाइफ का है, सब मिला के 100% शेयर है इनका, ठीक है। पब्लिक का पैसा नहीं है इसमें। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्स लिमिटेड से ये माल खुद खरीदना शुरू कर दिया। कितने में, वही 100 रुपया। और इस कंपनी को बेचना शुरू कर दिया है एबीसी लिमिटेड को। कितने में, 190 रुपया में। और एबीसी लिमिटेड में, कंपनी में डायरेक्टर्स के बीच में एक रेजोल्यूशन पास करा लिया कि ये कंपनी सारा माल किससे खरीदेगी, ए लिमिटेड से, ठीक है। और फिर ये कंपनी वाई को बेच देती है माल, कितने में, 200। तो यानी अब हर ट्रांजैक्शन में इस कंपनी को कितना मिला, 10, और ए लिमिटेड को कितना मिला हर ट्रांजैक्शन में, 90। तो 100 रुपया का प्रॉफिट था, इस कंपनी के डायरेक्टर ने गणित लगाया और 90 रुपया पूरा अपना बना लिया। बात समझ में आई सबको? क्या ये कर पाएगा? हां, ये अंबानी जैसा कोई डायरेक्टर है तो आपको ये बताएं, ऐसा बहुत सारी पब्लिक कंपनियों में हो भी रहा है। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं पता है, अपनी भी एक कंपनी बनाए रहते हैं, ठीक है, जिसमें 100% शेयर अपना, अपने परिवार का है, ठीक है। और बहुत सारे फायदे जो कंपनी को पहुंच रहे हैं वो डाइवर्ट कर देते हैं उधार की तरफ, ठीक है। और उस कंपनी के बीच में, ए लिमिटेड के बीच में और इनके बीच में ट्रांजैक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, बाहर से माल खरीद लेते हैं। बहुत सारे केसेस में उल्टा गेम खेलते हैं सब, खरीदेंगे 100 रुपए में यही एबीसी लिमिटेड, फिर एबीसी लिमिटेड 110 रुपए में बेच देगी ए लिमिटेड को, और ए लिमिटेड भी बेचना शुरू कर देता है वाई को, पता है कितने में, वही 200 में। ये सब करते हैं और पब्लिक कंपनी का फायदा खुद पूरा लेने की कोशिश करते हैं। इसीलिए एएस 18 बनाया गया है और इस कंपनी को कहा गया है कि तुम जितना भी काम रिलेटेड पार्टी के साथ करोगे, एबीसी लिमिटेड, सारी बात डिस्क्लोज करो। क्या एबीसी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है? हां, मिस्टर ए इसमें डायरेक्टर है, की मैनेजरियल पर्सनल, और इधर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल भी क्या, 100% इंटरेस्ट है यहां। तो आया समझ में सबको? तो ये चक्कर है, इसीलिए एएस 18 बनाया गया है। अगर एएस 18 ना हो और रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर ना हो तो शायद ऐसा बहुत सारा जो फ्रॉड हो रहा है, बेसिकली इसको फ्रॉड ही कहा जाएगा, ठीक है, इस तरीके के फ्रॉड सामने नहीं आ पाएंगे। मोटा मोटी दिमाग में बात बैठी कि क्या हो रहा है मार्केट में और क्यों है ये एएस 18। आइटम ऑफ ये सब भी होता है बहुत तेज। जैसे अब एबीसी लिमिटेड ए लिमिटेड को क्या करेगा, माल देगा। एबीसी लिमिटेड विल गिव गुड्स टू ए लिमिटेड, ठीक है, एंड ए लिमिटेड विल नॉट मेक पेमेंट टू एबीसी लिमिटेड, पेमेंट ही नहीं करेगा, और बाद में एबीसी लिमिटेड बैड डेब्ट की तरह राइट ऑफ कर देगा इसको। मतलब माल भी फ्री का चला आया। और तो और सुनो, ये माल 100 रुपया का यहां खरीदाया, ठीक है, यहां पे 110 का बेचा गया, पैसा ही नहीं मिला कंपनी को, एबीसी लिमिटेड को, और ये बैड डेब्ट करा दिया, और फिर ए लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को बेच दिया कितने में, 200, यानी 200 पूरा आ गया। समझ में आ रही है बात? ये सब करते हैं। तो अब यही कह रहा है एबीसी लिमिटेड कि अगर बैड डेब्ट राइट ऑफ हुआ है बताओ, अगर इसका पैसा बाकी है अभी वो भी बताओ। आपको समझ में आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड कितना इंपॉर्टेंट है? अगर ये स्टैंडर्ड ना हो तो क्या होगा पब्लिक कंपनियों का? हम जैसे शेयर होल्डर इस कंपनी में पैसे लगा के बैठे हैं यही मान के कि ये कंपनी तरक्की करेगी, हम कमाएंगे, लेकिन कमाई तो कौन खींच ले जा रहा है? उसके की मैनेजरियल पर्सनल्स, ठीक है। Items of similar nature may be disclosed in aggregate by the type of related party, except when separate disclosure is necessary. ये क्या कह रहा है?
कह रहा है अगर एक ही तरीके का आइटम है तो एक साथ इन एग्रीगेट डिस्क्लोज कर दो, मतलब 5 सेल के ट्रांजेक्शन हैं रिलेटेड पार्टी के साथ, ठीक है, एक ही रिलेटेड पार्टी के साथ 5 सेल के ट्रांजेक्शन है, तो कह रहा है इकट्ठा जोड़ के बता दो एक ही बार में, ठीक है, टोटल सेल इतना रुपया इस रिलेटेड पार्टी के साथ, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर सेम नेचर का ट्रांजेक्शन है तो अलग अलग रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप एग्रीगेट करके भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये थी कहानी आपके AS 18 की। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS 18। आपको रिलेटेड पार्टी बताना है, ठीक है, बताइए रिलेटेड पार्टी। ए होल्ड करता है 51% शेयर बी के, बी होल्ड करता है 51% शेयर ओ के, और जेड होल्ड करता है 49% शेयर ओ के। हम यहां पे ड्रॉ करें, आई एम राइटिंग आंसर 1, और क्वेश्चन ये है कि ए इज होल्डिंग 51% ऑफ बी एंड बी इज होल्डिंग 51% ऑफ ओ, लेकिन ओ का 49% कोई दूसरा होल्ड कर रहा है, कौन है ये? जेड। ठीक है, तो किसके लिए, अगर ए बी के 51% होल्ड करता है तो ए के लिए बी रिलेटेड पार्टी और बी के लिए ए भी रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। तो अब आपको सबके लिए अलग अलग बताना पड़ेगा कि अगर ए रिपोर्टिंग एंटिटी है तो इसके लिए कौन कौन रिलेटेड पार्टी है। चलिए हम लोग लिखते हैं, अगर रिपोर्टिंग एंटिटी ए है, रिपोर्टिंग एंटिटी इज ए लिमिटेड, आप बताइए अगर रिपोर्टिंग एंटिटी ए लिमिटेड है तो इसकी रिलेटेड पार्टी कौन कौन है। नंबर 1 बोलिए। बी, बी लिमिटेड ब्रैकेट में लिखेंगे सब्सिडरी, क्यों रिलेटेड है ये भी बताइए, ठीक है। सब्सिडरी, बी लिमिटेड सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। दूसरा, कौन है? ओ, यस, ओ लिमिटेड, ये भी सब्सिडरी है, ठीक है। हाँ, ये भी सब्सिडरी है, फेलो सब्सिडरी है, ठीक है। अब सिर्फ वर्ड सब्सिडरी भी लिख सकते हैं, ओ लिमिटेड ये भी सब्सिडरी है, एंड देयरफॉर ये भी क्या बन जाएगी? ए की रिलेटेड पार्टी, राइट, ये भी रिलेटेड पार्टी। बस, और भी कोई? क्या ए के लिए जेड भी रिलेटेड पार्टी है? नहीं, जेड रिलेटेड पार्टी नहीं है। अच्छा, अब रिपोर्टिंग एंटिटी बी के लिए, रिपोर्टिंग एंटिटी इज बी लिमिटेड, अब बताइए कौन होगा? ए। ए क्यों होगा बताओ? होल्डिंग कंपनी है इसलिए वो रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरा ओ लिमिटेड, क्यों? क्योंकि ये सब्सिडरी है, ठीक है। अच्छा, रिपोर्टिंग एंटिटी अगर ओ है तब बता पाएंगे? अगर रिपोर्टिंग एंटिटी ओ है तो ए बिकॉज इट इज होल्डिंग, ठीक है। दूसरा बी बिकॉज इट इज होल्डिंग, सब्सिडी कहां से बोल रहा हूं? होल्डिंग, ए भी होल्डिंग है और बी भी होल्डिंग है इसकी, ठीक है। और बताइए जेड, जेड पता है कौन है? जेड के लिए ओ एसोसिएट है, ठीक है। जेड के लिए ओ एसोसिएट है और ओ के लिए जेड कौन है? इन्वेस्टिंग कंपनी है, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 20% ज्यादा शेयर अगर जेड ओ के होल्ड कर लिया, 20 से ज्यादा ही होल्ड कर रहा है, तो जेड के लिए ओ कौन है? एसोसिएट, ठीक है। और ओ के लिए जेड क्या है? इन्वेस्टिंग कंपनी, ठीक है। तो जेड लिमिटेड बीइंग इन्वेस्टिंग पार्टी है ये इसकी, और देयरफॉर ये भी रिलेटेड पार्टी है। अब जेड के लिए कौन है? रिपोर्टिंग एंटिटी अगर जेड है तो बोलिए बच्चों।
ओनली ओ, यस, ओ लिमिटेड, ठीक है, ओ लिमिटेड बिकॉज इट इज एसोसिएट। ठीक है ना? क्लियर है? हटा सकते हैं इसको। अच्छा, एक चीज और हम आपको लिखवाएंगे। अगर मान लीजिए ए लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो बी लिमिटेड के ग्रेटर 50% शेयर होल्ड करती है, तो ए लिमिटेड को कहा जाता है, बोलिए, होल्डिंग, और बी लिमिटेड को क्या बोला जाता है? सब्सिडरी। ठीक है, ये पता है आपको। दूसरी बात, अगर ए लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो बी लिमिटेड के ग्रेटर 20% शेयर होल्ड करती है, ग्रेटर 20 बट लेस देन अप टू 50, ठीक है, तो बी लिमिटेड के, तो ऐसे में बी लिमिटेड को क्या कहा जाता है? एसोसिएट। एंड ए लिमिटेड को क्या कहा जाता है? इन्वेस्टिंग पार्टी। ठीक है, अब बात आती है, क्या ये दोनों रिलेटेड हैं? आर दे रिलेटेड पार्टी? यस, दे आर रिलेटेड पार्टी। आर दे रिलेटेड पार्टी? यस, दे आर रिलेटेड पार्टी। एक बार और हमने दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन 2 देखिए। तो इससे अगर क्वेश्चंस भी आएंगे ना, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बस बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होंगे जो आपको देखने को मिल रहा है, और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमें ये बताइए कि कब रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे, तो वही ए टू ई पॉइंट आप लिख देंगे। ठीक है, तो जो कंटेंट आपने पढ़ा ना, इसी से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। क्वेश्चन 2, नर्मदा लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर ₹90 लाख टू गंगा लिमिटेड। नर्मदा ने 90 लाख रुपए का माल बेचा है गंगा लिमिटेड को ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नर्मदा लिमिटेड ओन 100% ऑफ गंगा लिमिटेड। इसको 100 कर दीजिए, एक जीरो गलत टाइप हो गया, कम टाइप हो गया था। मैनेजिंग डायरेक्टर जो नर्मदा का है वो गंगा लिमिटेड के 100% शेयर होल्ड करता है। मतलब ये कहानी कुछ ऐसी है, देखो, मैनेजिंग नर्मदा लिमिटेड, ये रही गंगा लिमिटेड, बीच में कौन है? एमडी। ये एमडी किसका है? नर्मदा लिमिटेड का। बीच में हम कोई ऐसे कर देते हैं, कोई मिस्टर एक्स है, बीच में मिस्टर एक्स है, ये इसका एमडी है। ठीक है, और गंगा लिमिटेड का क्या है? ये ग्रेटर इज मतलब 100% शेयर है, ग्रेटर इज इक्वल टू भी नहीं, कुछ 100% शेयर है इसके। हम जानना चाहते हैं मिस्टर एक्स नर्मदा लिमिटेड के लिए क्या रिलेटेड पार्टी है? क्या ये रिलेटेड पार्टी है? हाँ, की मैनेजरियल पर्सन रिलेटेड पार्टी होते हैं। क्या मिस्टर एक्स और गंगा लिमिटेड ये रिलेटेड पार्टी है? हाँ, ठीक है, 100% शेयर होल्ड करता है गंगा लिमिटेड में, ये रिलेटेड पार्टी है। क्या नर्मदा और गंगा आपस में रिलेटेड पार्टी है? सोच के बताइएगा। हाँ, अगर एक में हम की मैनेजरियल पर्सन हैं और दूसरे में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस रखते हैं, तो हम क्या हैं? दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी। ठीक है, तो ये भी रिलेटेड पार्टी है। तो यानी ये दोनों कंपनी आपस में रिलेटेड पार्टी है, और क्या हुआ है? सेल हुआ है। क्या इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा।
द सेल्स वर मेड टू गंगा लिमिटेड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइसेस फॉलोड बाय नर्मदा। हालांकि नर्मदा ने ये जो सेल किया था ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे किया है, मतलब जितने में सबको देती है उसी में गंगा को भी दिया है। The chief accountant of Narmada Limited contends that the sales need not require a different treatment from the other sales made by the company and hence no disclosure is necessary as per accounting standard. जो चीफ अकाउंटेंट है नर्मदा लिमिटेड का, वो कह रहा है कि हमने तो सेम प्राइस पे बेचा है गंगा लिमिटेड को, कोई डिफरेंट प्राइस पे थोड़ी ना बेचा है, तो व्हाई शुड आई बाइफरगेट फ्रॉम अदर सेल्स, सो आई विल शो इट विथ अदर सेल्स एंड नो सेपरेट डिस्क्लोजर शैल बी मेड बाय मी। तो आपसे पूछा है इज द चीफ अकाउंटेंट करेक्ट, क्या वो सही है? नहीं सही है। सेम प्राइस पे बेच रहा है तो अब क्या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा? अरे ट्रांजैक्शन नहीं होता तो भी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज की जाती है, और अब तो ट्रांजैक्शन हुआ है तो आपको वॉल्यूम बताना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन बताना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा कि वो नॉर्मल प्राइस पे है कि अल्टर्ड प्राइसेस पे है। ठीक है, तो सब कुछ बताना पड़ेगा। वो बिल्कुल गलत है चीफ अकाउंटेंट, उसको अभी जानकारी नहीं है अच्छे से AS 18 की। ठीक है, आंसर 2, एज पर, उसको AS 18 नहीं मालूम है इसीलिए वो ऐसी बात कर रहा है। ठीक है, उसको बताइए एज पर AS 18, उसका नाम भी बताइए उसको, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, एंटरप्राइज ओवर विच अ की managerial person is able to exercise significant influence, enterprise over which a key managerial personnel is able to exercise significant influence। ठीक है, फ्रेंड्स आर रिलेटेड पार्टीज। नर्मदा लिमिटेड एंड गंगा लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टीज एंड हेंस disclosure of transaction between them is required। A related party, hence disclosure of transaction is required between them is required irrespective of whether the transaction was done at normal selling price। बात समझ में आ गई सबको कि अगर वो रिलेटेड पार्टी है और नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो भी हम डिस्क्लोज करेंगे। अब ये भी लिख दीजिए कि चीफ अकाउंटेंट गलत है, ये भी बात बता दीजिए, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो यही था ना कि इज द चीफ अकाउंटेंट करेक्ट, तो वो बात तो आंसर ही नहीं हुआ ना। हेंस द कंटेंशन, व्हाट इज कंटेंशन? कंटेंशन का मतलब होता है कंक्लूजन। ठीक है, द कंटेंशन ऑफ चीफ अकाउंटेंट, कंटेंशन का मतलब हिंदी में होता है धारणा, हम क्या मानते हैं, तो चीफ अकाउंटेंट जो मानता है वो गलत मानता है। हेंस द कंटेंशन ऑफ चीफ अकाउंटेंट ऑफ नर्मदा लिमिटेड इज रॉन्ग। आपको भी ये बात का एग्जाम में ध्यान देना होगा कि जब इस तरीके की बात पूछता है ना कि चीफ अकाउंटेंट ये कह रहा है आपका क्या ओपिनियन है, तो ऐसे ही आंसर करना भी होगा कि चीफ अकाउंटेंट ने ये ट्रीटमेंट की है, सही या गलत है, तो आपको ये भी बताना होगा कि इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ये बात भी बतानी पड़ेगी, सिर्फ करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं बताना है। ठीक है, आपको ये भी बताना होगा कि क्वेश्चन में जो कहा है वो सही है या गलत है। ठीक है, so this was all about this standard we have completed with AS 18।